नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम राजेश का अर्थराज, यानी वो कार्यक्रम जिसमें हम देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में पड़ताल करते हैं, चीर-फाड़ करते हैं और लोगों को सही तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों देश के सामने एक बड़ी चिंता थी, वो ये कि रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। रुपया इतना कमजोर हुआ कि ये आशंका भी जताई जाने लगी कि रुपया डॉलर के मुकाबले 100 से पार हो सकता है। 97 तक पहुंच गया था। जाहिर सी बात है, अगर हमको और आपको चिंता थी तो सरकार को भी चिंता थी, आरबीआई को भी चिंता थी। ऐसे में आरबीआई और सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और उन कदमों के जरिए गिरते रुपए को फिर से रोकने की कोशिश भी की गई और ये कह सकते हैं कि दरअसल उसमें उनको किसी हद तक फिलहाल शुरुआत में कामयाबी मिली है। तो एक बार स्क्रीन पर नजर डाल देते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं दरअसल क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। गिरते रुपए को रोकने के लिए आरबीआई का कदम, एफपीआई के लिए सरकारी निवेश में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 12.5% का जो टैक्स लगता था वो खत्म हुआ। साथ ही साथ आय से टैक्स पर 20% का विदहोल्डिंग टैक्स भी खत्म किया गया है। विदेश में रहने वाले भारतीयों को अधिक निवेश की अनुमति मिली है। निर्यात आय सीमा को फिर से 9 महीने किया गया है। ये वो कदम है जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि फिलहाल 97 से रुपया थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है और 95 पर आकर रुका है। लेकिन बड़ा सवाल इसी बात को लेकर ये है कि अगर अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि हालांकि सरकारी आंकड़े ये कहता है कि 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 7.6% है, जो अपने आप में बहुत अच्छी मानी जानी चाहिए। लेकिन कई ऐसे विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने सरकार के साथ काम किया है और उन्हें इन आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। और आज हम दरअसल इसी की चीर-फाड़ करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, विवेचना करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे राजेश महापात्रा से, जो हमारे दर्शक अच्छी तरीके जानते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व एग्जीक्यूटिव एडिटर और पीटीआई के संपादक और साथ ही साथ उड़ीसा डायलॉग्स के डायरेक्टर। बहुत-बहुत स्वागत है राजेश। तो ये जो मैंने भूमिका बांधी है, आपको लगता है कि ये आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें तो टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल किया है, शायद हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात को न समझ पाएँ कि जो है कैपिटल गेन्स पे टैक्स क्या होता है या विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है। थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन करके हमारे दर्शकों को बताएँ ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि क्यों और किस लिए ये किया गया है। देखिए, आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं कल, उसके जो मुख्य अभिमुख्य ये है कि किसी तरह से हम डॉलर की जो इनफ्लोज हैं, फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज है, उसको बढ़ाएं ताकि रुपए के ऊपर दबाव कम हो। और जो हमारे कुछ कंपनियों का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो डॉलर की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी थोड़ी सी कैसे कम की जाए, कम मतलब इनडायरेक्टली कैसे कम की जाए। और ये सारे जो मेजर्स कल आरबीआई अनाउंस किए, मेरे ख्याल से जैसे परिस्थिति है उस परिस्थिति में आरबीआई जो कुछ कर सकती थी उन्होंने किया। और लेकिन ये सारे जो मेजर्स हैं और साथ साथ ये एक कोऑर्डिनेटेड मूव था। एक तरफ आरबीआई ने कुछ चीजें अनाउंस की और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने कुछ चीजें अनाउंस की, तो दोनों को मिलाकर इसके एक इमीडिएट प्रभाव पड़ा कि जो कैपिटल इनफ्लो है उसके ऊपर शायद पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। और इसी चलते कल जैसे आपने मार्केट में देखा, क्योंकि ये मार्केट आवर्स के दौरान ही आए, तुरंत आपका रुपया जो है अच्छा खासा उसमें एक दम पकड़ा और अप्रिशिएशन। एप्रिसिएशन हुआ। लगभग मेरे ख्याल से 70-80 पैसा जो है ऊपर उठा और ये एक्सपेक्टेड था जिस तरह से मेजर से। अब कहते हैं कि मूल सवाल जो ये है कि क्या ये जो मदद मिला है रुपए को, ये काफी देर तक रुपए को आगे गिरने से बचाएगा या फिर से रुपए का जो मूल कारण है गिरने का, वो मूल कारण जहीं पे हैं वहीं पे रहेंगे और
किसी ना किसी समय पर आकर ये जो क्या ये थोड़ा बहुत समय के लिए एक तरह का आप कह सकते हैं कि वेंटिलेटर सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और बाद में जो है असल जो कारण है उनके चलते रुपए का गिरावट फिर से शुरू होगा कि नहीं होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो पहले थोड़ा जैसे आपने कहा कि हम समझा दें आपके दर्शकों को क्या क्या चीजें किया गया है। सबसे बड़ा जो स्टेप लिया गया है वो ये है कि ये एफपीआई के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। सबसे जो बड़ा स्टेप है वो है जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स होता है, यानी कि फॉरेन करेंसी के टर्म्स में हमारे जो भारतीय बाहर रहते हैं वो यहाँ पे अगर डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिट्स बैंक के साथ उसमें ज्यादा पैसा डालते हैं क्या, यानी कि हमारे भारतीय या भारत ओरिजिन के लोग बाहर जो रह रहे हैं वो हमारे बैंकों का जो डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिट अकाउंट है वहां पर अपना पैसा डालना शुरू करें क्या। उसके लिए सरकार ने क्या किया है, आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने कहा है कि देखिए अभी आप बाहर हैं, आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है या भारत ओरिजिन पीआईओ जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप यहाँ पे $100 डिपॉजिट करते हो, उसके ऊपर आपको मान लीजिए 8% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर रुपया ये साल भर में जहां आपको 8% इंटरेस्ट मिलता है, अगर रुपया 8% डिप्रिशिएट कर जाता है तो आपको जब डॉलर के टर्म्स में आपको जो रिटर्न्स मिलेगा वो 0 हो जाता है। तो इसीलिए कोई नॉन रेजिडेंट इंडियंस नहीं डालना चाहेगा। तो आरबीआई ने ये कहा है कि हम जो डिप्रिसिएशन का जो रिस्क है वो उसको हेजिंग रिस्क कहते हैं, वो उतना हम बैंक को कंपेंसेट करेंगे। यानी कि मान लीजिए वो 3.5-4% के करीब करीब माना जाता है कि 3.5-4% का डिप्रिसिएशन होने का संभावना है आने वाले 1 साल में, और वहां तक हम आपको कंपेंसेट कर देंगे। यानी कि एक तरफ से आप कहते हैं कि जो रुपए का डिप्रिसिएशन के चलते जो आपको नुकसान होने का डर है उसका लगभग काफी हिस्सा हम उठा लेंगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये एक तरह से आप इंसेंटिव दे रहे हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस को यहाँ पैसा डालने के लिए। सबसे बड़ा जो कल का जो स्टेप था वो ये है। क्या ये कामयाब होगा? हो सकता है, क्योंकि अगर आप हेजिंग रिस्क कवर कर रहे हो तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो सकता है यहाँ पे पैसा डालें। लेकिन जितना पैसा नॉन रेजिडेंट इंडियंस डालेंगे उसका ये जो मैंने कहा 3.5 से 4% जो हेजिंग कॉस्ट है वो आरबीआई को वो पैसा देना पड़ेगा। वो कॉस्ट जो है आरबीआई बियर करता है, यानी कि आरबीआई का एक नया खर्चा आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे ये क्यों, इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ साथ दूसरा और एक आरबीआई ने स्टेप लिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो पीएसयूज हैं वो जो बाहर से अगर डॉलर बोरो करते हैं तो उसके साथ भी जो उनको जो एक हम कंसेशनल स्वैप मतलब डॉलर रुपी का जो स्वैप है वो विंडो ऑफर करेंगे। यानी कि वो जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का भी जो डॉलर में उठाए आप और उसको बाद में आप जब पे करने जा रहे हो अगर उसमें भी रुपी डेप्रिशिएट करता है तो आपका बर्डन बढ़ जाता है, उसका भी एक पार्ट जो है आरबीआई उठाएगी। कुल मिला के बात यह है कि ये जो दोनों मेजर्स है इसको लेकर आरबीआई के खाते में कुछ घाटा होगा। तो अगर आरबीआई को ये खर्चा उठाना पड़ रहा है तो आरबीआई के जो प्रॉफिट है उसमें कमी आएगी। आरबीआई के अगर प्रॉफिट कम होता है तो जो हर साल आरबीआई अपना प्रॉफिट सरकार के साथ शेयर करता है और वो बहुत बड़ा रकम है, जैसे लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर का उन्होंने इस बार अपना डिविडेंड दिया था सरकार को। तो अगले साल जो है सरकार को आरबीआई से कम डिविडेंड मिलेगा। और ये जो पहला मेजर जो है एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स जो है ये अगला 3 से 5 साल तक के लिए है। यानी कि 5 साल तक आपको सरकार को आरबीआई से जो डिविडेंड मिलता है उस पे कमी आने की आशंका आप जता सकते हैं। यानी कि सरकार की जो कमाई होती है अलग अलग सूत्रों से, एक तरह से सरकार की कमाई भी इफेक्ट हो रहा है। अगर सरकार की कमाई इफेक्ट होता है तो सरकार के खाते में जो घाटा है वो बढ़ता है और सरकार का, इसीलिए जो सरकार अपना खर्चा करती है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर हो जाए, वेलफेयर
एक्सपेंडिचर हो जाए, उसमें सरकार जो है उसको कंस्ट्रेंट होगी, तो ये एक तरह से इम्पैक्ट है। मतलब सवाल ये है कि ये जो आप रुपए के बचाव करने के लिए ये जो आपने कदम उठाई, ये कदम काम तो कर सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन इसका जो कॉस्ट है, बर्डन है, बोझ है, वो अल्टीमेटली सरकार के खाते में आएगा, और सरकार के खाते में कहीं आएगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव टैक्स पेयर और सरकार के अलग अलग योजना से जो जिनको फायदा होता है उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये हो गया जो दो मेन जो चीजें हैं जिसमें आरबीआई का खर्चा बढ़ेगा। उसके बाद जो है इन्होंने जो एक स्टेप लिया है, जैसे आपने कहा कि भारतीय जो है बाहर एनआरआई जो है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, वो हमारे स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली जो निवेश करने के लिए उनको बहुत उसमें खुलासा दे दिया। तो इस बात से कि जो हमारे विदेशी पूंजी स्टॉक मार्केट से भाग रहे हैं और उसके चलते रुपए के ऊपर सबसे बड़ा कॉज रुपए का गिरने का वही हो रखा है अभी पिछले 5 महीने में। तो अगर एनआरआई के हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट आ जाए तो उससे मदद मिलेगा, कुछ डॉलर्स आ जाएंगे। लेकिन ये एक बड़ा मतलब पेचीदा मामला है, क्योंकि देखिए कोई जो निवेशक है उसके लिए कोई देशभक्ति का बात नहीं आता है, वो सीधा देखता है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो एनआरआई इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक इक्विटीज में, वो देखते हैं कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो कहां जा रहे हैं। आज के समय पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडियन इकोनॉमी जैसे इंडियन मार्केट से निकल रहे हैं। वो कहां जा रहे हैं? वो साउथ कोरिया जा रहे हैं, वो ताइवान जा रहे हैं, वो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो स्टॉक मार्केट रैली देख रहे हैं हम इधर, ईरान युद्ध होने के बावजूद भी अमेरिका का मार्केट ऊपर है, साउथ कोरिया का मार्केट काफी ऊपर है, ताइवान का मार्केट काफी ऊपर है। इतना ऊपर है कि ताइवान और साउथ कोरिया में ने हमें पीछे छोड़ दिया। हम 5वां से 7वां पोजीशन पे आ गए स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन पर। और क्यों ये मार्केट सब ऊपर है? ये मार्केट जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज वाले कंपनीज है उनके स्टॉक्स को लेकर ऊपर है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे इलॉन मस्क अभी स्पेसएक्स का आईपीओ के लिए जा रहे हैं, सबसे बड़ी आईपीओ ग्लोबल हिस्ट्री में होगा। सारे दुनिया के अमीर लोग लाइन लगा चुके हैं वहां पे पैसा डालने के लिए। हमारे पास ऐसे कोई कंपनी नहीं है जो कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में आगे है या फ्यूचर में जो चीजें डोमिनेट करेंगे इकोनॉमी को, वो वाले कंपनी हमारे पास नहीं है। तो यहाँ इसीलिए हमारे कंपनीज जो है वही पुराने एफएमसीजी हो गए या जो आईटी सर्विसेज हमारे ड्राइव करते थे स्टॉक मार्केट, उनके भी जो है मामला डाउन हो गया, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर ये है कि उनके सारे धंधा धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि एनआरआईज में कोई ज्यादा उत्साह आएगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। जितना उत्साह एफआईएम में है या नहीं है, एनआरआई का भी मामला वही रहेगा। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई ज्यादा मदद मिलेगा। अब एक चीज है और एक इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, हमारे जो सरकार जब बोरोइंग करती है, बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचती है लोगों को, वो हम यहाँ के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी बेचते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बेचते हैं। यानी कि सरकार जो लोन लेती है वो लोन देते हैं, वो बॉन्ड खरीद के वो लोन देते हैं और उसके ऊपर सरकार उनको एक इंटरेस्ट देती है जो एक सबसे सेफ और गारंटेड इंटरेस्ट माना जाता है। इसीलिए इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी रहती है। तो वहां पर हमारे सरकार ने क्या किया कि वो जो इंटरेस्ट कमाते हैं वहां से या उसमें जो कैपिटल गेन्स होता है उसके ऊपर टैक्स होता है, वो टैक्स हटा दिया। ठीक है, तो उससे क्या है कि उससे ये उम्मीद रखी जा रही है और जो किस तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका भी दायरा बढ़ा दिया कि लॉन्ग टर्म 25-30 साल वाले बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये है कि देखिए दो चीजें हैं इसमें। एक तो है कि चलिए पहला बात ये है कि हर जगह जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका वगैरह में बॉन्ड्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स अमेरिकन बॉन्ड्स, अमेरिकन ट्रेजरीज या डेवलप्ड कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, यूरोप वगैरह का
बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो एक तो वो ये है कि वो उसको छोड़कर यहाँ आएंगे, ये सवाल है। दूसरा, अगर आ भी गए तो आप उनको जो ये इंटरेस्ट इनकम के ऊपर और कैपिटल गेन्स के ऊपर जो टैक्स हटा दिया है, उससे सरकार को जो टैक्स आना था वो भी कम हो गया, यानी कि सरकार के और एक घाटा हो गया। तो कुल मिला के कहानी ये है कि हाँ, अभी कुछ समय के लिए रुपए को सपोर्ट मिलेगा, ये एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव मेजर्स हुए जिसके चलते रुपए को कुछ फायदा मिला है, और कुछ दिनों तक हम देख सकते हैं कि रुपया हो सकता है अपना ग्राउंड होल्ड करे। लेकिन इसका एक कॉस्ट है, जो कॉस्ट लार्जली सरकार के खाते में जाएगा, और वो कॉस्ट का सरकारी खाते में जाने के कारण कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरे तरफ जो मूल कारण है जिसके चलते रुपया कमजोर हो रहा है, वो कारण वहां आरबीआई ने अपना जो कर रहा था कर दिया। अब सरकार के ऊपर है कि सरकार पॉलिसी लेवल पे क्या कर सकता है जिससे कि एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़े, जिससे कि यहाँ के लोग यहां से भागकर बाहर ना इन्वेस्ट करने जाएं, जिससे कि विदेशी पूंजी फिर दोबारा भारत की तरफ लौटे। ये सारे सरकार पॉलिसी लेवल पे क्या कदम लेने वाली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक वहां पर हम ना कोई रणनीति देख रहे हैं, ना कोई ठोस कदम देख रहे हैं। तो इसीलिए कुछ दिनों के लिए ये मेजर्स काम करेंगे, फिर बाद में वही बात आ जाएगी, रुपए के ऊपर दबाव शुरू हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा है, मुझे नहीं लगता है, ना इस सरकार के पास रणनीति है, ना इस सरकार की नीयत है जो मौलिक दिक्कतें हैं उनको सुधारने का, और इसीलिए रुपए का फिर से डाउनवर्ड जर्नी कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि राजेश ने जो चीज एक्सप्लेन की वो हमारे दर्शकों को समझ में आई होगी, और इसीलिए मैंने बीच में बिल्कुल किसी तरीके का इंटरवेंशन नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि जो बात वो कह रहे हैं वो बात हमारे दर्शक अच्छी तरीके से समझे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.